और इसका मुख्य कारण है कैंसर के लक्षणों के बारे में जागरूक ना होना। जी। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। हवा बहुत शुद्ध है, लेकिन तम्बाकू का जो सेवन है गुटखे के रूप में और धुएं के रूप में जो किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है वो है मिलावटी खाना, और एक गरीबी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग उसके लिए प्रॉपर ऑफर नहीं करते। किसी भी तिल या मस्सा जो हमारे शरीर में होता है, 20 साल से था, नॉर्मल था, एकदम वो सूज गया है, फूल गया है या एकदम बड़ा हो गया है। केवल बाल और नाखूनों को छोड़ के शरीर के हर अंग में, और 1 दिन के बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को भी कैंसर हो सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। स्वास्थ्य वर्ष संवाद कार्यक्रम के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बहुत ही खतरनाक बीमारी पे बात करने वाले हैं, जिसको सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। हालांकि अब उसका उपचार भी धीरे धीरे आसान हो रहा है, कई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। ऐसे में आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति डर है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दून मेडिकल कॉलेज के जो ऑन्कोलॉजिस्ट विभाग के एचओडी डॉक्टर दौलत सिंह जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत सीधे महत्वपूर्ण सवालों से करते हैं। आज कैंसर को लेके लोगों के मन में कितना डर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इस तरह की चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि अब कैंसर क्योरेबल है या अब उतना खतरनाक नहीं है, तो इस पे आज बताइए कि लोगों के मन में आज भी कितना डर है। देखिए, ये बात तो सभी को पता है कि कैंसर एक भयानक बीमारी है, और इसका मुख्य कारण है कैंसर के लक्षणों के बारे में जागरूक ना होना। जी। तो उससे पहले ज़रूरी है कि कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, और कैंसर के लक्षण अगर हमें पता चल जाते हैं और सुविधा उपलब्ध है, लोग आज की डेट में पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड माना जाता है कि बहुत शुद्ध हवा है। पहाड़ पे जाएंगे तो बहुत डाइट भी लोगों की अच्छी है, लोग मेहनत भी करते हैं। फिर भी जब आज हम आंकड़े देखते हैं, जैसे हम कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें जो हल्द्वानी में है, कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले देखने को मिलते हैं कि कैंसर का ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, कैंसर का ग्राफ इसलिए बढ़ा है कि कैंसर के जो कारण हैं उनमें से एक मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खाना पीना। जी। हम किस तरह का खाना खाते हैं और हमारी लाइफस्टाइल क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है उस पर कंट्रोल करना। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते जा रहे हैं, जी। उसकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है, ये हमें जानना चाहिए। हमने अपनी डाइटरी हैबिट चेंज कर दी। पहले हम बेसन की बने हुए चीज़ें खाते थे, आज हम मैदे की बनी हुई चीज़ें खाते हैं। पहले जो घर में जो मिठाइयाँ और जो भी है वो घर के बनते थे, आज की डेट में हम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा और मोमोज़ या मैदे की बनी हुई ज़्यादा चीज़ें या वेस्टर्न कल्चर की जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसे हमें सोचने की ज़रूरत है कि एक लिमिट तक ही उन चीज़ों का सेवन किया जाए ताकि वो हमें हार्म ना कर पाएँ। दूसरी बात आपने वो जो बोली बहुत अच्छी कि पहाड़ों में जो मुख्य कारण है, हवा बहुत शुद्ध है, लेकिन तम्बाकू का जो सेवन है गुटखे के रूप में और धुएं के रूप में जो किया जा रहा है, वो बहुत गलत है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है। दूसरा मुख्य कारण है मिलावट, एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है खाने पीने में। तीसरा है कि पहाड़ों में कॉम्प्रोमाइज डाइट मिलती है, जैसे वहाँ बरसात में है या हरी भरी सब्जियों का अभाव होता है। एक सीजन में ही हरी भरी सब्जियां मिल पाती हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम में हरी भरी सब्जी नहीं मिल पाती लोगों को, और उनको जो भी उनके पास उपलब्ध है, जैसे कि नॉनवेज ज़्यादा खाया जाना, चाहे वो सर्दी की वजह से हो या अवेलेबिलिटी का इशू है, वो एक कारण है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है वो है मिलावटी खाना। जो यहाँ से जो मंडियों से जाता है उसमें काफ़ी हद तक मिलावट होती है, और ऊपर जाते जाते मिलावट का रेशियो बढ़ता जाता है। तीसरी बात ये मेन चीज़ होती है कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कैंसर के और हेल्थ के अस्पतालों में जागरूकता देने वाला भी कोई नहीं है, हमें उस पर सोचना पड़ेगा। तीसरी बात है अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स कैंसर से संबंधित अवेलेबल नहीं है। वहाँ की पब्लिक कंपैरेटिवली एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीती है, पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, और
वहाँ तक जो सूचना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अब फिर भी ठीक है कि फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो लोग उस चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे पहले वो भी नहीं था। तीसरी बात है कि अफोर्डेबिलिटी। कोई भी चीज़ प्राइमरी स्टेज में है, उसकी लिए जांच करानी है, तो उसको वो ना तो अवेलेबल होगा, ना वो लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा। तो हमें इन 3 बिंदुओं पर सोचना है। हम अगर इन पर काम करेंगे तो डेफिनेटली पब्लिक जो दूरस्थ एरिया है वहाँ तक भी हम हेल्थ की सुविधा पहुँचाकर और जागरूकता को प्रमोट करके ये चीज़ से बचाया जा सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर जागरूकता होगी तो 1/3 कैंसर तो होंगे ही नहीं जो आज इंसिडेंस है, और 1/3 कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़े जाएंगे। तो अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस हो जाएगा तो वो क्योरेबल होते हैं। जी, लेकिन वर्तमान में ये सब चीज़ नहीं है, इसलिए कैंसर का बर्डन बढ़ता जा रहा है। आपका मतलब है कि स्क्रीनिंग को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। हम इसके और भी तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इससे पहले एक बहुत जो ज़रूरी सवाल हमारे मन में आता है कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं? मतलब शरीर के कौन-कौन से हिस्से में कैंसर जैसी बीमारी पनप सकती है? देखिए, जितने भी हमारी बॉडी में लिविंग थिंग्स है, लिविंग टिश्यू है, सब में कैंसर होता है। केवल बाल और नाखूनों को छोड़ के शरीर के हर अंग में, और 1 दिन के बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण होता है जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कैंसर रिस्क बढ़ता जाता है, और हर अंग के कुछ विशेष कारण होते हैं। जैसे स्त्रियों में स्तन कैंसर है, उसके कारण अलग हैं। बच्चेदानी के कैंसर अलग है, जी, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के कारण अलग हैं। हमें उनको समझना पड़ेगा कि इसके कारण क्या है, और उन क्षेत्रों को हमें देखना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कौन सी बीमारी ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हमें काम करके वहाँ के लोगों को जागरूक करें। वहाँ पे स्क्रीनिंग सुविधाएं, अवेयरनेस कैंप कराए जाएं, और उसके बाद इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। डॉक्टर साहब बहुत सीनियर कैंसर सर्जन हैं आपके पास। अब तक आपने, मुझे लगता है कि 1000 से भी ज़्यादा मरीजों को क्योर किया होगा, देखा होगा। आपके पास हज़ारों मरीज, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपके पास मरीजों का। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के शरीर में कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर हो रहा है, किसी भी हिस्से में कैंसर हो रहा है, तो उसके शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं? कैसे उसको, मतलब बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, कैसे उसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे कैंसर हो रहा है? देखिए, कैंसर का विशिष्ट लक्षण कोई नहीं है, इसीलिए कैंसर को आम जनता उससे समझ नहीं पाती। दूसरा, हमारे देश में स्क्रीनिंग और एक गरीबी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग उसके लिए प्रॉपर ऑफर नहीं करते। हम लोग 1000 रुपये का होटल में खाना खा सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये की हम जांच नहीं करा सकते, क्योंकि उनको एक तो रिकमेंड करने वाला कोई नहीं है, और इस तरह की पॉलिसी है सरकार में, लेकिन कमी की वजह से, हेल्थ वर्करों की कमी की वजह से वो इम्प्लीमेंट में शायद देर हो जाती है। तो अगर कोई भी लक्षण है जो कि बहुत दिन तक चलता रहे और नॉर्मल इलाज से ठीक ना हो, तो हमें समझना चाहिए ये कैंसर हो सकता है। जैसे कि शरीर के किसी भी अंग में गांठ या आकार या आकृति में परिवर्तन हो रहा है, किसी भी गांठ में लगातार बनी हुई है और बढ़ती जा रही है, तो एक बार जरूर सोचना चाहिए कहीं ये कैंसर तो नहीं है। सभी गांठें कैंसर नहीं होती, ये बात पक्की है, लेकिन नॉर्मल इलाज से ठीक ना हो और अचानक बढ़ने लगे, या उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाए, किसी भी तिल या मस्सा जो हमारे शरीर में होता है, 20 साल से था, नॉर्मल था, एकदम वो सूज गया है, फूल गया है, या एकदम बड़ा हो गया है, तो हमें सोचना चाहिए कहीं कुछ ये कुछ अलग तो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने तिल और मस्से की बात करी, ये मुझे लगता है कि लगभग हर किसी के बॉडी में एक ना एक जगह कहीं ना कहीं होता है, तो इससे कैसे कैंसर पनप सकता है? क्या कुछ इसके अंदर की जो क्रोनोलॉजी है या इसके साइंटिफिक पहलू क्या हो सकते हैं? देखिए, जब नॉर्मल कोशिका जो काम कर रही होती हैं, उसके फंक्शनिंग में म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन होने की वजह से वो अनियमित रूप से वृद्धि करने लगती है, और वो उसी अंग का पोषण लेकर, ब्लड सप्लाई के थ्रू पोषण लेकर अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाती है, और बाद में वहाँ जगह नहीं बचती तो वहाँ टूट के दूसरे अंगों में फैल जाती है, और अंत में मृत्यु का कारण बनती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो होती है वो नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, हम अब चलेंगे पहाड़ की तरफ। जिस तरीके से अभी मैं पहाड़ के जो कुमाऊं रीजन में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया था, मैं पिथौरागढ़ से धारचूला पहुंचा,
वहाँ पे एक हमने बहुत चर्चित चीज़ देखी, कीड़े वाली गांठ, इसे हम लोग हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। डॉक्टर इसको कैंसरस की तरीके से खतरनाक गांठ मानते हैं, क्योंकि आपने जैसे शुरुआत में बताया था कि जो लोग अधिक मांसाहारी होते हैं उनके शरीर में ये गांठ पनपने की बहुत अधिक चांसेस होते हैं। तो उस इलाके से बहुत ज़्यादा मामले सामने आते हैं। क्या आपके पास भी कुछ इस तरह के मामले कभी आए हों, और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, हमारे पास दून अस्पताल में इस तरह के केस बहुत ही कम आते हैं और इस तरह की चीज़ों का कोई एक कारण नहीं होता कि केवल मांस खाने से ही कैंसर होता है। हाँ। उसकी सराउंडिंग, वहाँ पे कितना इन्फेक्शन है उस जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, जी, जी। और उनका कितना पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कई तरह के होते हैं। हाँ। केमिकल पॉल्यूशन आजकल सभी जगह है, हमें एक बार उससे देखना चाहिए। कुछ कैंसर है जो हमारे केमिकल यूज़ करने से ज़्यादा होता है, इस तरह के पेशाब की थैली का कैंसर। हाँ। केमिकल यूज़ करने से एनिलीन डाई, प्लास्टिक पेंट, इन सब के जो वर्कर होते हैं उनको इस तरह के कैंसर होते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक अपने आप में बड़ी चीज़ है, हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पे चूने वाले पहाड़ ज़्यादा हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बागेश्वर ज़िले में आते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी गया, तो जो कैंसर के मामले हैं, चाहे हल्द्वानी में जो आपका कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ले लो, या और भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो क्या जो चूने वाले पहाड़ हैं, उस क्षेत्र में पानी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, क्या ये भी एक कैंसर का कारण बन सकते हैं? देखिए, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने का कैंसर का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ। लेकिन चूने के पहाड़ की जो बारीक पाउडर उड़ेगा, वो बारीक पाउडर हमारी सांस की नली में के थ्रू जाके फेफड़ों में जमा हो सकता है। जिस तरह की हम स्मोकिंग करते हैं उस तरह से, और वो लॉन्ग टर्म में जाके फेफड़ों के अन्य रोग व कैंसर के रूप में कैंसर का कारण बन सकता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सर्विकल कैंसर के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरे देश में, ऐसे में भी हाल ही में सरकार ने वैक्सीन भी लॉन्च की थी, वो कितनी असरदार है और लोग उसके प्रति कितना जागरूक हैं, कितना आगे आ रहे हैं उस वैक्सीन को लगवाने के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक भारत जैसे देश में और अन्य विकासशील देशों में एक मेजर प्रॉब्लम है। जी। जो अमेरिका जैसी कंट्री ने तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारे देश में जागरूकता का और इसका अभाव है। तो इसका मुख्य कारण है एचपीवी इन्फेक्शन। जी। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सरकार ने एचपीवी वैक्सीन का भी इंट्रोड्यूस किया है सोसाइटी में, जो कि सरकारी अस्पतालों में, कुछ सरकारी अस्पतालों में फ्री उपलब्ध भी है। तो जिसको 14 साल तक की बच्चियों को हम वो डोज देते हैं, और ये एचपीवी के लिए बड़ी कारगर है, और इससे काफ़ी हद तक बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। जब पहाड़ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मौसम है बहुत ठंडा रहता है, ऐसे में लोग स्मोक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे खाने की नली के कैंसर वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लली अगर हम बात करेंगे अन्य टाइप के कैंसर की बात करें तो किस तरीके के मामले सामने आते हैं? कितने दिनों तक लगातार अगर इस तरीके का सेवन किया जाए, इस तरीके के स्मोक फूड का सेवन किया जाए तो खतरनाक हो सकता है? स्मोक फूड जो नॉर्मल फूड है उसके मुकाबले में कैंसर का एक कारण है, क्योंकि उसमें कार्बन का अंश बहुत ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो शराब का सेवन साथ कर रहा है, बीड़ी तंबाकू का सेवन साथ कर रहा है, क्योंकि स्मोकिंग अगर अल्कोहल के साथ ली जाती है तो 15 गुना तक टॉक्सिक हो सकता है। जी। लेकिन ट्रेंड यही होता है कि लोग शराब का सेवन करते हैं, फिर साथ ही स्मोकिंग का भी करते हैं। जी। तो ये हमें समाज को बताना होगा कि ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और साथ में अपन लगातार गरम चाय, बहुत गर्म चाय पीते हैं। मैंने कई लोग देखे जो उबलती हुई चाय पी जाते हैं। ओके। तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थों का सेवन नहीं करना है। जी, हमें ये भी ध्यान रखना है। एक सवाल और ले लेते हैं डॉक्टर साहब। आपने जब शुरुआत में बात करी थी कि जिस तरीके से एक दिन के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक में कैंसर हो सकता है, अगर हम एज को कैटेगराइज करें तो किस एज ग्रुप में कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है? देखिए, हमारे जीवन में, लाइफ साइकिल में 2 विशेष स्टेज आते हैं। एक बचपन से जवानी में कदम रखते हैं, और दूसरा जवानी खत्म होती है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जिसको कि 45 ईयर 50 ईयर हम मानते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो 45 साल 50 साल की उम्र में कदम रखते हैं, उस वक्त लोगों को ज़्यादा बीमारियां होती हैं। बिल्कुल। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, तो कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व की लाइफ स्टाइल है और जो हमारा खाना पीना है, एक उम्र के बाद हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, फिर वो उसको
उसके मुकाबला नहीं कर पाता, जी, जी, तो उसकी वजह से विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती है। कैंसर भी ऐसे ही है, 40-50 साल के बाद कैंसर की संभावना बढ़ने लगती है। एक चीज़ और बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि लोगों को कैसे अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए ताकि इस खतरे से बचा जा सके। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कैंसर की 4 स्टेज है। अगर कैंसर के प्रथम स्टेज में ही मरीज अस्पताल आता है तो 90% तक ठीक हो सकता है। केवल 10% लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन यदि पेशेंट स्टेज 4 में आता है तो 90% डेथ कंफर्म होती है। उसमें हम केवल उम्र बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि लोगों को जागरूक बनाएं ताकि वो अर्ली स्टेज में हॉस्पिटल आएं। ठीक है। डाइट के बारे में? हाँ, डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना वेट को मेंटेन रखें। जितनी रिकमेंडेड वेट है एक रीजनेबल वेट पे रहें। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें। पाश्चात्य सभ्यता का भोजन कम से कम करें। जो नॉनवेज डाइट है वो एक रिस्क फैक्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में वो है सेडेंटरी पर्सनैलिटी। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान देना है। यही हमें, और तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना है। अल्कोहल का सेवन भी जितना कम हो सकता है उतना करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर दौलत सिंह, जिन्होंने बताया कि कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं और इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में बहुत आसान शब्दों में डिस्क्राइब किया। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आगे भी आपके अगर कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम उन सवालों को जरूर शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।